हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए अक्सर हमारे दिमाग में सोर्सेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। और जिस तरीके का पैटर्न आ रहा है पिछले 2-3 सालों में 2017 से लेकर 20 तक, तो स्टूडेंट्स इस बात से लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि जो सोर्सेज हैं अवेलेबल मार्केट के अंदर, एक सोर्स सफाइस नहीं करता। जबकि टॉपर्स तो ये रिकमेंड करते हैं कि एक ही सोर्सेज को बार बार हमें पढ़ना चाहिए। वो बात बिल्कुल ठीक है कि एक ही सोर्स से हमें स्टिक रह के बार बार उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में हमें एक लेवल पे पहुंचना पड़ता है। इसका मतलब इनिशियली हमें किसी एक सीढ़ी पर कदम रखकर धीरे धीरे करते हुए उससे आगे बढ़ना होता है, ताकि उस सब्जेक्ट पे हमारी पकड़ बने। तो बेसिक से एडवांस सोर्सेज की तरफ बढ़ते हुए हम लोग हर एक सब्जेक्ट की एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे कि क्या सोर्सेज और बुक्स हम लोग एक चार्ट आउट कर सकते हैं, जिससे हम लोग पहले बेसिक नॉलेज भी गेन करें, फिर एडवांस नॉलेज की तरफ बढ़ते हुए उस सब्जेक्ट में इतना कॉन्फिडेंस ला सकें कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस को 90 to 95% टैकल कर सकें। 100% क्वेश्चन तो देखो किसी एक सोर्सेज से आएंगे, इस बात की गारंटी किसी का भी करना एक बेवकूफ़ी भरा कुछ जवाब होगा। वो एक फुलिश अटैम्प्ट है कि अगर आप 100% चीज़ों को टारगेट कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। यूपीएससी के लिए अगर हमारे पास सोर्सेज राइट हों, सही सोर्सेज अगर हम पढ़ें, सही स्ट्रैटेजी पर चलें, तो गारंटीड सक्सेस हमें इस एग्ज़ाम में मिल सकती है। सोर्सेज के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा जगह सुना होगा। मैं यहाँ पर कुछ आपको बहुत यूनिक चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे सोर्सेज बताऊँगा जहाँ से क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में आने लगे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग उन सोर्सेज के बारे में जानते नहीं हैं, या अगर जानते भी हैं तो वो पढ़ते नहीं हैं। मैं इस डिस्कशन में मेरा इस डिस्कशन को लाने का सिर्फ एक ही पर्पस है, आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इजी और स्मूथ आउट बनाना, ना कि आप पे बर्डन डालना। तो सबसे पहले हमारे सोर्सेज की डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में। हम लोग ये जो टॉपिक है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए हम लोग कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज को पढ़ सकते हैं ताकि हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। याद रखना, मैं जब भी किसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 2 पार्ट की वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। सबसे पहले सभी सब्जेक्ट्स के हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड सिलेबस को डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स ओरिएंटेड सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेंस का सिलेबस, क्योंकि जीएस पेपर 2 है जैसा कि आप जानते होंगे, जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को टारगेट करता है, तो जीएस पेपर 2 के अंदर जो सोर्सेज हैं उसका अलग नेचर है, उसको पढ़ने की अलग स्ट्रैटेजी होती है, और उसमें गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और करंट अफेयर्स का भी एंगल होता है। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर का एंगल प्रीलिम्स में पॉलिटी से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं पूछा जाता है, लेकिन बात कहने का मतलब समझोगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रीलिम्स में जो एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन के लिए हमें एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारे पास सॉलिड तरीके से सारे फैक्ट्स होने चाहिए, उसके लिए कौन से सोर्सेज से पहले हम अपने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन कर सकें, इसकी बेसिक नॉलेज कैसे ग्रैस्प कर सकें, इसके बाद हम लोग मेंस ओरिएंटेड तैयारी पॉलिटी की कैसे कर सकें, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक कॉशनरी नोट है, कई लोग आपको ये बोलते होंगे कि कंबाइंड तैयारी होनी चाहिए प्रीलिम्स और मेंस की, दोनों को हम लोग सेपरेट करके नहीं देख सकते। ये चीज़ डिपेंड करती है कि जो कैंडिडेट है वो कौन से नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट दे रहा है, उसको कितने साल हो चुके हैं प्रिपरेशन करते हुए। इनिशियल अटैम्प्टर्स के लिए मैं इस स्टेटमेंट को बिल्कुल गलत मानता हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी है वो कंबाइंड तैयारी होती है। मेंस की तैयारी अगर आप पढ़ोगे, करने लगोगे, या मेंस का कुछ भी कंटेंट पढ़ोगे, मेंस अपने आप में ही एक एडवांस है। अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़कर सिर्फ मेंस की तैयारी करने का सोच रहे हो तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, और आप बेसिक अपना प्रिपरेशन का फेज स्टार्ट कर रहे हो मेंस के सोर्सेज को टैकल करके। आप सोच रहे हो कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा
और आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी उस सब्जेक्ट की पहले ही बार में। ये भी चीज़ बहुत गलत है। इस वीडियो को लाने का पर्पस ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और कोचिंग अफोर्ड करने वाली बात तो अब ख़त्म ही हो गई है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। सारे की सारी तैयारी आप अपने सोर्सेज से घर बैठ के कर सकते हो। अब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है और वो भी फ्री में अवेलेबल है। कई सारी चीज़ें इतनी अवेलेबल हैं कि वो फ्री चीज़ें इतनी अवेलेबल हैं कि आप आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो मेरा इस वीडियो को लाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में बताऊं कि अगर आपकी उस सब्जेक्ट में अभी तक पकड़ नहीं बन पाई है और आपको वो सब्जेक्ट समझ में दिक्कत होती है, तो एक एक सब्जेक्ट के बारे में मैं आपका फर्स्ट लेवल से लेकर 10th लेवल तक आपको सोर्सेज के बारे में क्लैरिटी दूंगा, ताकि आप उस सब्जेक्ट को बर्डन की तरह ना लेते हुए एंजॉय करके पढ़ो। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग अलग अलग तरह की वीडियोस लेकर आएंगे। सबसे पहले हमारी वीडियो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड सिलेबस है, उस सिलेबस पे एक बारी नज़र मार लेते हैं और फिर सोर्सेज की तरफ देखेंगे। तो प्रीलिम्स का 4th जो पॉइंट है सिलेबस का, वो मेंशन करता है पॉलिटी एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सब्जेक्ट के बारे में। सिलेबस की लाइन ये कहती है, वो लोग हमसे पूछेंगे क्या, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और इसके अंदर किस किस चीज़ों को टैकल करा जाएगा। वेरियस आस्पेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को, इंडिया के पंचायती राज सिस्टम को, इंडिया के अंदर जो भी पब्लिक पॉलिसी है और जो भी राइट्स के जो भी इश्यूज़ हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो पब्लिक पॉलिसी और जो राइट्स इश्यूज़ वाली जो बात है, इसकी तैयारी तो करंट अफेयर से हो जाती है। बाकी चीज़ों के लिए जो आपको दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, इसके लिए हमें बुक्स रेफ़र करनी ही पड़ती हैं। बेसिक बुक से एडवांस बुक की तरफ अगर आप इन सारे कंसेप्ट को सॉलिड कर लो, तो आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स ओरिएंटेड बहुत अच्छी हो सकती है। आपको MCQ सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। अब बात सिर्फ इतनी नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन एक टर्म अपने आप में ही बहुत वास्ट है। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब क्या, पॉलिटिकल सिस्टम प्रेसिडेंशियल पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, चलो पंचायती राज एक टर्म है कि जो क्लियरली हमें दे रखा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और ये जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, उसके लिए हमें चीज़ों को वेल डिफाइंड तरीके से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेट्रा दे रखा है। अब एक्सेट्रा की कोई लेंथ ब्रेथ थोड़ी ना होती है, तो वो हमसे कितना भी पूछ सकते हैं। इसका मतलब हमें ये जो सिलेबस का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसको टारगेट करना है, और उसमें से भी हमें मेनली कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और पंचायती राज को इनिशियली पहले इसको ख़त्म करना है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने बैठोगे तो बाकी चीज़ें अपने आप ख़त्म होने लग जाएंगी। तो अब हम अपनी सोर्सेज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सारे के सारे सोर्सेज इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं, एक्सेप्ट एक यूनिक सोर्स जो मैं आपको बताऊंगा, वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा बस उसको 1-2 रीडिंग करके कभी टाइम मिले तो देख लें, और वो नहीं भी देख रहे हैं तो दे शुड नॉट कंसिडर देमसेल्व्स इन अ सिचुएशन ऑफ लॉस, कि उनको किसी भी तरह का लॉस हो रहा है, या फिर वो अगर ना पढ़ेंगे उनको तो उनको कोई बहुत मेजर लॉस हो जाएगा या उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाएगा। क्लियर करना और ना करने पे बात लेकर मत आना। मैं सिर्फ यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ कि हमें कोचिंग के ऊपर रिलाई ना होना पड़े। तो 6th क्लास की एक NCERT है। सबसे पहले आपको अगर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन टफ लगती है, लक्ष्मीकांत जैसी बुक आपके लिए बर्डन है, जहाँ पर कोई भी पॉइंटर वाइज या फिर डायग्राम या कलर में कुछ भी गिवन नहीं है, और चीज़ों को देखो इनिशियली समझने के लिए हम कुछ भी बकवास कर लें अपने आप से कि मैं पढ़ सकता हूँ 1000 पन्ने की बुक, 1200 पन्ने की बुक, वो वाली बात सबके लिए लागू नहीं होती। ऐसे सिर्फ 1 या 2% ही लोग होंगे। तो बात कर रहे थे हम लोग 6th क्लास की जो NCERT है, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। आपको अपनी बेसिक नॉलेज स्टार्ट करने के लिए, समझने के लिए कि पॉलिटिकल साइंस होती क्या है, इंडियन पॉलिटी होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल क्या होता है, इसका ABCD समझने के लिए आपको इस बुक को रेफ़र करना होगा।
हिंदी में ये कुछ इस तरीके से दिखती है। आप एनसीईआरटी की साइट पर जाकर वहाँ पर फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं। आप एनसीईआरटी की साइट पर जाकर वहाँ पर फ्री पीडीएफ्स 6 to 12 आप सारी डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज़ और, आप ना कोशिश करो, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, आप कोशिश करो कि आप ना ऑनलाइन पढ़ने की थोड़ी सी हैबिट डेवलप करना सीखो। नहीं पढ़ा जाता तो कोई बात नहीं, बुक्स तो सबसे बेस्ट ही होती हैं, आप वहाँ पर मार्क करो, लिखो। ऑनलाइन पढ़ने से होता क्या है, जैसे कोई लाइन वहाँ पर दे रखी है पीडीएफ में, आप उस पर टैप करो, वो कॉपी हो जाएगी। कुछ आपको वर्ड समझ में नहीं आया, कोई लाइन समझ में नहीं आई, वो टैप करो अगर आप उसको अपने मोबाइल में, टैबलेट में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वो क्लिक होकर आप डायरेक्टली उसको गूगल क्रोम पे जाकर कॉपी पेस्ट करो, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। बुक से थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा जाता है कि आपका कोई डाउट आ गया, फिर आप मोबाइल या टैबलेट को उठाने गए या लैपटॉप पे सर्च मारने लगे, फिर आपने उसको नोट करके बुक में लिखा। वो काम ठीक है, लेकिन वो आप बार बार अगर ऐसे हर सब्जेक्ट में करोगे, अगर आपको, वो अलग बात है कि अगर आपको 2022 या 2023 में एग्ज़ाम देना है तो वो अलग बात है। टाइम के ऊपर देखो सारी बात डिपेंड करती है, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। आप ऑनलाइन पढ़ने की अगर थोड़ी सी हैबिट अगर आप डेवलप कर लो सारे सब्जेक्ट्स की, तो एक तो आपका होगा क्या, खर्चा बचेगा, प्रिंटिंग कॉस्ट बचेगी, उससे भी ज़्यादा आपकी जो सर्च है वो इजी हो जाएगी। कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप आराम से उसको सर्च मार सकते हो। ये करी हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी के बाद। नेक्स्ट है हमारी 7th क्लास की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2। फिर इस एनसीईआरटी की तरफ आपको बढ़ना है। हिंदी में ये कुछ इस तरीके से है। 8th क्लास की हमारी एनसीईआरटी है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3, और हिंदी में ये इस तरीके से है। उसके बाद 9th क्लास में है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, हिंदी में ये। 10th क्लास की है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 और लोकतांत्रिक राजनीति द्वितीय भाग, ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। 11th क्लास में उसके बाद हमारी ये बुक है पॉलिटिकल थ्योरी। देखो 2017 से पहले इस बुक की रेलेवेंस नहीं थी। इस बुक को सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ना होता था जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, या फिर मेंस के पर्सपेक्टिव में किसी चीज़ों को कोड करने के लिए, जैसे कि ये यूज़ हो सकती थी बुक। जैसे इसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स गिवन है, गांधीज़म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, इन सारे कंसेप्ट्स को टैकल करने के लिए ये बेसिकली आप समझ गए होंगे कि जनरल स्टडीज़ मेंस का या प्रीलिम्स का ये पार्ट नहीं है। इसको बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही मेनली ये बुक थी। लेकिन आप पिछले 2-3 साल का पेपर नोट करो, 2018 स्पेशली, 19 और 20, तीनों साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड आए हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन और उनके बीच में लिंकेजेस को स्टैब्लिश करने के लिए क्वेश्चंस बने हैं एग्ज़ाम में। जैसे 2020 की ही बात है, इन्होंने यूपीएससी ने गांधीज़म और मार्क्सिज्म के बीच में एक लिंक पूछा था। ऐसे ही ये लोग इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सारे कंसेप्ट्स को टारगेट करते हैं। सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, तो वो सारी पॉलिटिकल थ्योरी की नॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये काफ़ी अच्छी बुक है। आपको इससे प्रैक्टिकल में जिस तरीके से पॉलिटिकल साइंस की, इंडियन पॉलिटी की एप्लीकेशन होती है, आपको उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, बैकग्राउंड जानने को मिलेगा कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। इसको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप नोट्स बनाने बैठो, रट्टा मार के बैठो। इन सारी की सारी बुक्स को आप जर्नल रीडिंग देकर माइंड में स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ोगे, तब भी आपका काम हो जाता है। हिंदी में ये है। फिर 11th क्लास की ही, जैसे ये वाली बुक भी 11th क्लास की थी, पॉलिटिकल थ्योरी, 11th क्लास की ही एक ये दूसरा पार्ट है बुक का, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी क्योंकि गिवन है जो कि लक्ष्मीकांत में नहीं मिलती हैं और पेपर में पूछ ली जाती हैं। जैसे इसमें कंसेप्ट गिवन है कि राइट टू वोट किस तरीके का राइट है, क्या ये लीगल राइट है, क्या ये फंडामेंटल राइट है,
क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस बुक को पढ़कर आप टैकल कर सकते हो, जो कि जैसा कि आपको बताया कि लक्ष्मीकांत में वो चीज़ें गिवन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को आपको पहले ख़त्म करना चाहिए रेदर देन टारगेटिंग लक्ष्मीकांत डायरेक्टली, अगर आपका पॉलिटी में या पॉलिटिकल साइंस में अगर बेस नहीं है किसी भी तरीके का। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिक फ्रेमवर्क हम लोगों ने स्टार्ट करा था, 6 से लेकर 11 तक हमने बुक्स देखी। हिंदी में कुछ इस तरीके की दिखती है। अब देखो, पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास तक तो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। 12th में 2 बुक इसकी और हैं, एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दूसरी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वैसे तो आईआर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसको पढ़नी तो पड़ेगी। मैं इसको पॉलिटी के लेक्चर में जानबूझ के इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, आप में से कई लोग इस बुक को पढ़ चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, इसमें एक्चुअली जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो चैप्टर्स के अंदर चैप्टर 6 है, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस और उसकी वेरियस बॉडीज़ और एजेंसीज़ के बारे में बताया हुआ है। और यूएन तो आप जानते ही हो, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कुछ अदर ऑर्गन्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, आसियान, EU, यूरोपियन यूनियन, सार्क, इन सब के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अगर आपको आईआर के लिए देखो, पहली बात तो ये है कि कोई बुक नहीं होती है, बुक लेने की बेवकूफ़ी भी नहीं करनी चाहिए। आईआर एक छोटा सा पार्ट होता है जो करंट ओरिएंटेड ही होता है ज़्यादा, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए जो बॉडीज, अब जैसे आसियान के ऊपर क्वेश्चन आया है, आसियान की पीस कॉन्फ्रेंस वगैरह या वो कुछ भी नहीं पूछते हैं, वो मेंबरशिप को टारगेट करेंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो जिससे आसियान बना हो, जैसे आसियान बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन से, तो वो ऐसा पूछ लेंगे आपसे कि बैंकॉक डिक्लेरेशन जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है। ये सारी की सारी जितनी बातें आप इधर उधर सर्च मारते रहते हो, कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, आपका पूरा आईआर और इन सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस का इंडिया के साथ क्या लेंगे और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी इसका क्या असर देखने को मिलता है, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके इस बुक से कवर हो जाएंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो एस्पेक्ट है, नैम के बारे में गिवन है और यूएन के बारे में गिवन है और वेरियस अदर बॉडीज़ के बारे में गिवन है। तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। जब आप 11th क्लास तक ये ख़त्म कर लोगे, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इसको आप तब कर सकते हो जैसे अगर आपने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ तक ख़त्म करा, फिर लक्ष्मीकांत भी ख़त्म हो गई आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपने वेरियस टेस्ट सीरीज़ में आपके मार्क्स अच्छे हैं सॉरी, उसके बाद आप इसको उठाओ, ठीक है। ये हो गई, ये हिंदी में है। दूसरा 12th में जो दूसरी बुक है वो है हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। जैसा कि मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताया था आपको कि 2017 से पहले उसकी रेलेवेंस नहीं थी, सेम इस बुक के साथ कंसेप्ट है कि 2017 से पहले इस बुक की बिल्कुल रेलेवेंस नहीं थी, लेकिन 2018 में 18 से पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के क्वेश्चंस उन लोगों ने, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछना शुरू कर दिए। अब जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसके लिए भी मार्केट में कुछ स्पेशल बुक नहीं होती है, खरीदनी भी नहीं चाहिए। जैसे आईआर के लिए खरीदना टाइम वेस्टिंग चीज़ है, ऐसी पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए कोई भी बुक खरीदना टाइम वेस्टिंग चीज़ है। इन दोनों के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल हमें पढ़ने चाहिए, लेकिन मटेरियल भी तब पढ़ने चाहिए, वो वैल्यू एडेड मटेरियल, जब हम लोग बेसिक नॉलेज बुक की ख़त्म कर लें। जैसे आईआर प्लस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और आईआर के वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ता है वो यहाँ पर गिवन है। आपको पता होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो, मेंस में 2-3 बार यूपीएससी पूछ चुका है कि इंडिया यूएन का परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बन पा रहा। अगर वो परमानेंट मेंबर बन जाए तो उसको फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, और इंडिया परमानेंट मेंबर बनने के लिए यूएन के क्या क्या क्राइटेरिया है और इंडिया क्या उन क्राइटेरिया पे खड़ा उतरता है। मतलब इंडिया की जो डिमांड है परमानेंट मेंबर बनने की, क्या वो यूएन क्राइटेरिया के बेसिस पे ही है या फिर इंडिया को और भी क्राइटेरिया फुलफ़िल करने हैं।
डायरेक्टली वो लाइन जितने बार भी वो क्वेश्चन उठाया गया है, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो मेंस हो, वो इसी बुक से उठाया गया है। इसमें आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से दे रखी हैं। जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक बार ही प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था। डायरेक्टली यहाँ पर साइड में एक बॉक्स गिवन है IAEA का, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, उधर से ही क्वेश्चन निकला था। ऐसे ही अगर फ्यूचर में क्वेश्चन IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक या ये यूनेस्को, UN इनके ऊपर निकले तो ये बुक से आपकी काफ़ी हेल्प होगी। सिमिलरली पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो ऑपोजिशन पार्टीज़ के बारे में जो चैप्टर 2 है, या फिर आप अगर कहो कि ये जो इंडो पाक वॉर हुए हैं, जितने इंडो चाइना वॉर है, ये सारे के सारे वॉर्स के बारे में, ट्रीटीज़ के बारे में, अदर इश्यूज़ के बारे में, जैसे चिपको मूवमेंट या फिर कोई भी जो इश्यूज़ हैं, तो ये जो टर्म्स होती हैं जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कौन से इवेंट के साथ एसोसिएटेड है। पंजाब ने, आपको पता होगा, 1984 के आसपास एक डिमांड चलाई थी कि हमें खालिस्तानी जो डिमांड थी कि हमें सेपरेट कंट्री बनानी है, तो उससे रिलेटेड था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार, लॉन्च्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं अपार्ट फ्रॉम UPSC जो दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपकी तैयारी यहीं से कवर हो जाएगी। तो जब आप पॉलिटी का अपना बेस बना लोगे, उसके बाद एक्चुअल पॉलिटिकल साइंस या फिर इंडिया की पॉलिटी वर्क कैसे करती है और IR की पॉलिटी कैसे वर्क करती है, तो उसके लिए 12th की ये 2 बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर आप एक तरीके से ऐसा मान लो, आपका बेस बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो चुका है, मजबूत हो चुका है। अब आप पॉलिटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो, बिकॉज मैं आपको एक बात बता दूं, UPSC लक्ष्मीकांत को उठा के क्वेश्चंस नहीं बनाता है। UPSC कुछ कंसेप्ट उसके दिमाग में होते हैं, उससे रिलेटेड उठाकर स्टेटमेंट्स बनाता है। अब जैसे कई लोग ये कहते हैं चार्टर एक्ट जो है, मान लो चार्टर एक्ट 1833 के ऊपर क्वेश्चन है, तो कई लोग ये कहते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 के बारे में UPSC ने जो स्टेटमेंट थी वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन उसने लक्ष्मीकांत से उठाया है। मुझे एक बात बताओ, चार्टर एक्ट अगर चाहे लक्ष्मीकांत में दे रखा हो या ओरिजिनल चार्टर एक्ट में जो उसकी प्रोविज़न दे रखी है, ओरिजिनल मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश सरकार के टाइम पे जो थी, क्या वो प्रोविज़न चेंज हो जाएंगी? लक्ष्मीकांत ने भी तो कहीं से उठाकर उसको कॉपी पेस्ट करा है। और आपको लगता है इतने बड़े एग्ज़ाम जो है, इतना बड़ा कमीशन जो है, वो एक बुक को उठाता होगा, वो भी किसी के राइटर की लिखी हुई? ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्टली उठाया गया है, उसका बेस एक्चुअली, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो NCERT के अंदर ही लाया करता है। इसका मतलब अगर हम लोग ये कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की 85 to 95% हमारी तैयारी हो जाए और हम एग्जामिनेशन हॉल में 85 to 95% MCQs या मेंस के आंसर लिख पाएँ, उसके लिए हमें सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। और कॉन्सेप्ट डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक को उठा के टैकल नहीं होते हैं, वी शुड रिलाई ऑन NCERTs फर्स्ट। ठीक है, अब ये हो गई हमारी NCERT। तो इस वीडियो में मुझे स्पेशल क्या बताना था आपको? स्पेशल बात ये है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस ना अब तमिलनाडु NCERT से भी आ रहे हैं। अगर आप 2021 का प्रीलिम्स की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको एक क्विक रीडिंग देकर तो निपटा ही डालो। मेरा सजेशन तो पर्सनली यही कहेगा कि आप ये जो तमिलनाडु की जितनी भी बुक्स हैं, एक और बात, ये भी फ्रीली अवेलेबल है। तमिलनाडु की जो आप चाहोगे तो तमिलनाडु की कुछ NCERTs करके अगर आप ऐसा कुछ गूगल पे डालोगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, वरना मैं आपको एक इस वीडियो के बाद एक ईमेल ID दे दूँगा, आप उस पर मेरे को मेल करना, मैं ये सारी की सारी बुक्स की PDF आपको उस पर सेंड कर दूँगा कंपाइल करके। आपको ये पढ़नी पड़ेगी। इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ें गिवन हैं जो किसी भी स्टैंडर्ड बुक और हमारी जो CBSE वाली जो NCERTs है वहाँ पर गिवन नहीं है। तो इनका भी प्रोसीजर सेम हमारी तरह 6 to 12 चलता है। क्विक रीडिंग देकर आपको निपटाना ही तो है सिर्फ इनको, ज़्यादा कोई बर्डन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप 6 से लेकर 12 तक वहाँ पर NCERTs जो CBSE की हैं आप उनका बेस तो कवर कर ही चुके हो। यहाँ पर सिर्फ आपको एडिशनल चीज़ें उठानी है। इसका मतलब आपको इन NCERTs को रेफरेंस बुक की तरह यूज़ करना है।
मान लो कि आपने 6 to 12 की एनसीईआरटी जो है पॉलिटिकल साइंस की सारी ख़त्म कर ली है, आपको पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। आप सिर्फ 2 या 3 दिन लगाओ, इन सारी एनसीईआरटीज़ को उठाओ तमिलनाडु वाली, जिसमें से आप सिर्फ पॉलिटी के चैप्टर्स को देखो जो वहाँ पर भी दे रखे थे। सेम चैप्टर्स यहाँ पर सेम है, मतलब ऑलमोस्ट ना, आपको बहुत कम ऐसा होगा कि नए चैप्टर्स या कुछ नया कंटेंट मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिससे आपके, जैसे कहते हैं ना कि एक क्लिक होंगी ये चीज़ें आपके दिमाग में। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, यही मेरा पर्पस था वीडियो को बनाने का। क्वेश्चंस क्योंकि यहाँ से निकल रहे हैं, कई लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो 6 क्लास की एनसीईआरटी है, इन लोगों ने एनसीईआरटीज़ को, तमिलनाडु वालों ने इसको पार्ट में बांट रखा है, ठीक है। क्यों बांट रखा है पार्ट में? जैसे हमारे यहाँ एनसीईआरटीज़ क्या होती हैं, सारी अलग होती हैं। साइंस की अलग है, और सोशल साइंस में भी हमारी अलग होती हैं, ज्योग्राफी की अलग है, पॉलिटी की अलग है, और इन्वायरमेंट की अलग है, इकोनॉमिक्स की अलग है। लेकिन इन लोगों ने एक ही जगह पे सारी चीज़ों को, हिस्ट्री की अलग होती है इन लोगों ने, लेकिन एक ही जगह पे सारी चीज़ों को कंपाइल करके रखा हुआ है एक ही एनसीईआरटी के अंदर। तो इन्होंने कुछ पार्ट्स बनाए हुए हैं। अब जैसे ये 6 क्लास की जो है, ये सबसे पहला पार्ट है। इस तरीके के चैप्टर आपको, ये उसका इंडेक्स दिखता है, यहाँ पे 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। अब अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी और अचीविंग इक्वालिटी, अगर आप 6 क्लास की सीबीएसई की एनसीईआरटी में जाओगे, ये 2 चैप्टर आपको वहाँ से भी देखने को मिलेंगे। इसलिए सिर्फ जो यूनिक एस्पेक्ट हैं जो यहाँ पर गिवन है, जो हमारी सीबीएसई की एनसीईआरटी बताना हमें भूल गई है, हमें सिर्फ उनको टारगेट करके उन चीज़ों को कंप्लीट करना है। ऐसे ही 6 क्लास की पार्ट 2, उसके अंदर आपको ये कंटेंट मिलेगा, नेशनल सिंबल्स एंड, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस यहीं से बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत को बाद में टारगेट करना। 2021 के लिए अगर आपके पास बाकी में बहुत कम टाइम है और आपको बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें करनी है, तो आप इसको अवॉइड कर दो। लेकिन एक या दो रीडिंग मार के क्विकली इससे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लगे आप उसके नोट्स बना लेना। बाद में अगर आपको लगे कि आपकी सारी चीज़ें जब ख़त्म हो गई हैं, तब लक्ष्मीकांत के पीछे कई लोग एकदम से भागते हैं। लक्ष्मीकांत की रेलेवेंस देखो काफ़ी कम हो गई है। 2020 का पेपर उठाकर देखना, जर्नल एनसीईआरटीज़ की रीडिंग करके पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 11th क्लास की भी, 6 से लेकर 11th क्लास तक की भी कोई रीडिंग कर गया होता, पॉलिटी के सारे क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो सकते थे। देयर इज़ नो नीड ऑफ लक्ष्मीकांत। एनालाइज करके देखना अगर आप उस पेपर को, एक सिंगल क्वेश्चन के लिए आपको लक्ष्मीकांत की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर नेचर का पेपर 2019 में आया था, जब आपको 18 में भी आया था, 18, 19 एंड 20 में आपको लक्ष्मीकांत उठाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर बेसिक एनसीईआरटी से, जिसमें अच्छे से पिक्चर्स गिवन हैं, कंसेप्ट्स गिवन हैं, डायग्राम के थ्रू समझाई हुई हैं यहाँ पर चीज़ें, तो हम सीबीएसई की एनसीईआरटी और तमिलनाडु की ये जो एनसीईआरटीज़ हैं, इसको उठाकर हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जल्दी हो सकती है प्रिपरेशन, लॉन्ग टाइम याद रहेंगी चीज़ें हमें, तो हम बर्डन क्यों लें फालतू में, ठीक है। तो नेशनल सिंबल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पर गिवन है। फिर 6 क्लास की पार्ट 3 में गिवन है, ये नीचे लास्ट के आप 3 चैप्टर देखो, 1 मिनट, ये वाले डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज़ हैं, ये रोड सेफ्टी तो नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है चैप्टर, डेमोक्रेसी एंड लोकल बॉडीज़, ये हो गई 6 क्लास की बात। अब ऐसी 7th क्लास में इनके पार्ट है। पार्ट 1 में गिवन है इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल पार्टीज़, पार्ट 2 में गिवन है स्टेट गवर्नमेंट एंड मीडिया एंड डेमोक्रेसी। 7th क्लास के पार्ट 3 में गिवन है विमेन एम्पावरमेंट। अब यहाँ पर देख रहे हो, जैसे आप ये सिर्फ थोड़ा बहुत आपको इसका पार्ट जानना है, विमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट, मार्केट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, रोड सेफ्टी अगेन फिर से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ आपको क्विकली रीडिंग में आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। और ये तो सिर्फ हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, जब हम दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे ना, उसके लिए तो तमिलनाडु तो मस्ट बन जाती है। इतनी सारी चीज़ें गिवन है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह में, मैं जब उनके सेपरेट बनाऊँगा लेक्चर्स तब मैं आपको दिखाऊँगा। वो वाली चीज़ हमारे एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखी है। उसके बाद 8th क्लास का पार्ट 1 में हमारे ये 2 चैप्टर गिवन है, स्टेट गवर्नमेंट सिटीजनशिप। पार्ट 2 में गिवन है सेकुलरिज्म, ह्यूमन राइट्स, यूएन। पार्ट 3 में गिवन है डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी, जुडिशरी। फिर 9th क्लास की एनसीईआरटी, ये है उसका कंटेंट। 10th क्लास की तमिलनाडु, ये उसका कंटेंट। अब आते हैं 11th क्लास की, इसकी पूरी खुद की एनसीईआरटीज़ हैं, ठीक है। मतलब जैसे 9th
6 से लेकर 10 तक इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग बाइफरकेट करा हुआ है टिल 10th स्टैंडर्ड। सॉरी, 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड में एक ही बुक में इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करा हुआ है, बाइफरकेट नहीं करा हुआ है। अलग से एनसीईआरटी जैसे हमारे पूरी प्रॉपर होती हैं सीबीएसई में, वो 11th और 12th में काम हो रखा है। 11th क्लास की ये है पॉलिटिकल साइंस की बुक तमिलनाडु की। ये सारे के सारे चैप्टर देखो इंपॉर्टेंट है, आपको आप चाहो तो एक क्विकली रीडिंग मार के कर सकते हो। हाँ, ये सब आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, चिंता मत करना। जैसा कि मैंने आपको बोला, आप या तो तमिलनाडु की वेबसाइट पे जाके उसको देख सकते हो, ये डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक मेल देता हूँ, आप उस पर मेरे को मेल करना, मैं सारी की सारी एनसीईआरटीज़ की पीडीएफ आपको भेज दूँगा। ठीक है, ये हो गई 11th क्लास। फिर है इनकी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक, जो है जिसका इंडेक्स ये है सारा का सारा। और ये देखो लक्ष्मीकांत में हम लोग अक्सर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी हमारी, हमें ज़रूरत नहीं है लक्ष्मीकांत की। सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो एक्ट दे रखे हैं, अब 103 ही लेटेस्ट एडिशन में है, 103 यहाँ पर है, 104th अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, वो बस आपको थोड़ा सा देखकर आपको ऐड करना है यहाँ पर। 104th अमेंडमेंट एक्ट क्या है कि जो एंग्लो इंडियंस को 2 सीटें मिलती थी लोकसभा के अंदर, इस बार नहीं मिली हैं, जबकि एससीज और एसटीज़ के लिए फिर से 10 साल के लिए उनकी रिजर्व सीट्स पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बढ़ा दी गई है। जबकि एंग्लो इंडियंस जो थे लोकसभा के अंदर, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में, विधानसभा और लोकसभा के अंदर जो एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता था प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा, इस प्रोविज़न को डाइल्यूट कर दिया गया है। ये 2 चीज़ें करी गई हैं थ्रू 104th अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम लोग 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी कहते हैं। बस आपको एक चीज़ यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, और देखो ये लिस्ट हम चाहे लक्ष्मीकांत से जाकर करें चाहे यहीं पर ख़त्म करने, बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी, 6 से लेकर 12 तक की तमिलनाडु की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने जानी। अब फाइनली इसके बाद आप लक्ष्मीकांत की तरफ देख सकते हो, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। हाँ, मैं तमिलनाडु के बारे में आपको ये वाली बात बताना भूल गया कि जो हमारी तमिलनाडु की जो एनसीईआरटीज़ हैं, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगी। जब आप उनकी साइट पे डाउनलोड करते हो उनको, तो हिंदी का ऑप्शन आता है, लेकिन हिंदी में वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको इंग्लिश में क्विकली रीडिंग देनी पड़ेगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम, उनके पास टाइम की कमी को देखते हुए 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए आप अभी कि आपको इंग्लिश में वो तमिलनाडु की एनसीईआरटीज़ देखनी पड़ेगी, या आपका लॉस हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको कंप्लीट तरीके से अवॉइड कर सकते हो। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे अपनी सारी की सारी हिंदी की एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छे से करना, और उसके बाद लक्ष्मीकांत पे काफ़ी अच्छे से पकड़ बनाना, अगर आप तमिलनाडु नहीं करके जा रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप मानो चाहे ना मानो, पिछले 3 साल से लक्ष्मीकांत को टारगेट कर रही है यूपीएससी, क्वेश्चन नहीं फंसने दे रही डायरेक्टली। जैसे 2020 के अंदर पूरी की पूरी तरीके से 101% इन्होंने यूपीएससी ने, अगर आप 2020 का पेपर उठा के देखोगे तो स्पेक्ट्रम, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए बाइबल मानी जाती थी, इसकी रेलेवेंस टोटल तरीके से ख़त्म कर दी। सारे के सारे क्वेश्चंस और जो पर्सनैलिटीज़ जो पूछे गए थे, जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट थी, जो पर्सन्स के नाम थे वहाँ पर, एक भी पर्सन आपको, मतलब आंसर निकलने की मैं बात कर रहा हूँ, आंसर आपका उन पर्सनैलिटीज़ से रिलेटेड नहीं मिलता आपको। स्पेक्ट्रम के अंदर उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिक्र नहीं है, डेप्थ तो छोड़ो, नाम तक नहीं दे रखे थे कहीं पर्सनैलिटीज़ के। जैसे रुकमा बाई के ऊपर क्वेश्चन आया, विट्ठल के ऊपर क्वेश्चन आया, तो ये सारे नाम नहीं दे रखे हैं हमारे स्पेक्ट्रम के अंदर। तो इस तरीके से मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया कि कैसे आप अपनी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप इंक्रीज़ करके आप इस सब्जेक्ट को प्रीलिम्स ओरिएंटेड तरीके से कैसे ख़त्म कर सकते हो। आपने जब एनसीईआरटीज़ इतने अच्छे से पढ़ ली, एक तो आपने एनसीईआरटीज़ ख़त्म करी, ऊपर से आपने तमिलनाडु ख़त्म करी, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत को देख लो, तो आपको मैं एश्योर कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डबल बेस आप बनाकर जब ऐसे बड़े से वेपन को टारगेट करोगे, तो ये वाला
लक्ष्मीकांत को टैकल करना आपके लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होगा। तो हमने पॉलिटी की, जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन है, उसके सभी सोर्सेज को डिस्कस करा और सोर्सेज से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट के बारे में जाना कि किस तरीके से आप बेसिक से एडवांस तरीके तक बढ़ते हुए अपनी इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ख़त्म कर सकते हो। एक एस्पेक्ट आपको जो पूरी डिस्कशन में मिस लग रहा होगा वो ये है कि इसके साथ आपने करंट अफेयर के सोर्सेज तो बताए ही नहीं। करंट अफेयर देखो, एक अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर किस तरीके से आप टैकल करके वेरियस सब्जेक्ट्स को आप ख़त्म कर सकते हो अपने। मतलब करंट अफेयर तो वैसे भी ऐसे ही होते हैं ना कि आप उसमें, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल सेक्शन देखकर चले जाओगे बैठने एग्जाम में, आप सारी की सारी चीज़ें देखोगे। पूरे मंथ के करंट अफेयर में हर एक सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट करके हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग याद करते हैं। सिमिलर सा नेचर आपको मैं उस वीडियो में बताऊंगा, उसका भी एक यूनिक एस्पेक्ट बताऊंगा मैं। अगर आपको करंट अफेयर की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा हैपजार्ड लगती है, कितने टाइम के करंट अफेयर करने चाहिए, कब तक करने चाहिए, कौन सी मैगज़ीन उठाएं, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम निकालने के लिए, बहुत सारे मैं मिथ को भी तोड़ूंगा, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा और उसकी भी प्रिपरेशन को मैं आपको स्मूदन आउट करने की कोशिश करूंगा। वीडियो की डिस्कशन का करने का मेरा एक ही पर्पस था कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सोर्सेज के बारे में बताना, कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बताना जिसकी मदद से आप अपनी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा पहला वीडियो है ये सोर्सेज के पर्सपेक्टिव में, आप इसको ख़त्म कर पाओ। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, आप चाहो तो इन सारी वीडियोज़ को इन सारी बुक्स को आप चाहो तो एनसीईआरटी की साइट से जाके तमिलनाडु की साइट से जाकर आप डाउनलोड कर लो, और लक्ष्मीकांत की पीडीएफ आप टेलीग्राम वगैरह कहीं से जुगाड़ कर लो। नहीं है अगर ये सारी बुक्स या इनकी पीडीएफ अवेलेबल, तो मैं आपको TrueIAS का एक ईमेल आईडी देता हूँ, उस पर आप मेरे को कांटेक्ट करना। तो ये है वो TrueIAS का ईमेल आईडी का लिंक, trueias1995@gmail.com। ठीक है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, प्रिपरेशन के अंदर कैसी भी दिक्कत आपको आ रही हो, आप में से कोई भी बिना घबराए इस पे कांटेक्ट करना। मैं आपको खुद रिप्लाई करूँगा इस पे। ठीक है, मैं किसी टीम मेंबर को नहीं देने वाला ये अकाउंट या रिप्लाई करने के लिए, मैं खुद आपको रिप्लाई करूँगा। कमेंट सेक्शन देखो ऑन करना ना, बहुत लोग सोचते भी होंगे, इसके बारे में मैंने कभी बात नहीं करी। कमेंट सेक्शन को ऑन करना थोड़ा सा ना यार दिक्कत भरा काम हो जाता है। अब मुझे पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ किसी को, तो इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑन नहीं करके रखा हुआ है। मैं आपको ईमेल आईडी दे रहा हूँ, जेन्युइन प्रॉपर अपनी क्वेरीज मेंशन करना, अच्छे से बताना क्या क्वेरी है। किसी भी बकवास मैसेज या फालतू मैसेज का मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं करने वाला, ड्यू टू द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल विद मी। आपकी जेन्युइन क्वेरीज होंगी, जेन्युइन डाउट्स हों, सोर्सेज से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, कैसे भी, अगर आपको मेरे से बात करनी हो, फ़ोन कॉल करनी हो, या फिर आई लिव इन न्यू दिल्ली, ठीक है, जनकपुरी एरिया, अगर आपको मेरे से मिलने आना हो, आपको कैसी भी दिक्कत लग रही हो प्रिपरेशन में, मैं और मेरी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियोस को हम लोग इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाए अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, वो ये जो बैलेंस एंड लॉजिकल डिस्कशन वाली जो वीडियो थी उसमें काफ़ी टीम मेंबर्स अभी भी दिल्ली लौटे नहीं हैं और वो अपने वेरियस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे। किसी का प्रीलिम्स हो गया, किसी का मेंस हो गया, तो वो लोग अपने प्रिपरेशन साइकिल में फंसे हुए हैं। आई एम रियली सॉरी अबाउट डैट। लेकिन अब से आप मेरे को इस ईमेल पर, इस आईडी पर आप मेरे को मेल कर सकते हो, और आपको जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एक बात और, चाहे प्रिपरेशन रिलेटेड आपको दिक्कत हो या फिर कुछ अदर दिक्कत हो जिसकी वजह से आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो या करना चाहते हो, तो आप मुझसे वो सारी चीज़ें इसमें शेयर कर सकते हो।
आप कोई भी हो, कहीं पर भी रहते हो, और अगर आपको लगता है कि मेल करना है, आप पहले मेरे को मेल करो, अपनी क्वेरी बताना। आपकी क्वेरी अगर बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन होगी, मैं आपको कांटेक्ट उसी मेल पे दूंगा, नंबर दूंगा अपना, आप मेरे से फ़ोन कांटेक्ट करना। और उसके बाद भी अगर आपको लगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यू दिल्ली में जनकपुरी एरिया में आप मुझसे कभी भी मिलने आ सकते हो। मैं आपको एक डे एलोकेट कर दूंगा जिस भी दिन मैं फ्री रहूँगा, और हम लोग मिलकर एक मीटिंग मैनेज कर कर आपकी क्वेरीज़ को अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पॉलिटी से रिलेटेड सारे के सारे सोर्सेज को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने डिस्कस करा। याद रखना, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड वीडियो थी। मेंस का जो पॉलिटी का सेक्शन है उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो, और ये हमारा पहला लेक्चर था सोर्सेज की सीरीज़ में। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लेक्चर्स हम लोग बनाएंगे। तो इस डिस्कशन में अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। टेक केयर।